नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज का विषय बेहद खास है। प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से लेकर गुप्त और चोल साम्राज्यों के वैभव तक की एक विस्तृत और सिनेमाई यात्रा। ये इतिहास की कोई रटी रटाई क्लास नहीं है। हम लिखित रिकॉर्ड से लाखों साल पीछे जाकर वहां से अपनी कहानी शुरू करेंगे, जब इंसान ने पहली बार आग जलाना सीखा था। और वहां से होते हुए हम उन विशाल साम्राज्यों तक पहुंचेंगे जिनकी छाप आज भी दुनिया पर मौजूद है। तो चलिए समय की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के इस रोड मैप पर। पाषाण काल के स्ट्रगल से लेकर सिंधु घाटी, वैदिक युग, गुप्त काल का सुनहरा दौर और आखिर में चोल साम्राज्य की शानदार नौसैनिक ताकत तक, ये सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। पाषाण काल यानी मानव सभ्यता का आरंभ। इतिहास का वो हिस्सा जब न कोई भाषा थी, न कोई लिखावट, सिर्फ सर्वाइवल की जंग थी। इस टाइमलाइन को देखिए। भीमबेटका की गुफाओं में जलाई गई उस पहली आग और खुरदुरे पत्थरों से लेकर धीरे धीरे जानवरों को पालतू बनाना और फिर आखिर में खेती और पहिए के आविष्कार तक, एक तरह से सिर्फ जिंदा रहने से लेकर पूरी तरह सेटल होने तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है ये माइक्रोलिथ्स। भारी भरकम और बेढंगे पत्थरों से इन छोटे, नुकीले और एकदम सटीक हथियारों तक का शिफ्ट उस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। इसने हमारे पूर्वजों के शिकार करने का तरीका पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये इस तुलना से साफ हो जाता है। एक तरफ वो इंसान जो बस भटक रहा था और गुफाओं में रह रहा था, और दूसरी तरफ नवपाषाण काल का वो इंसान जिसने जमीन को अपना घर बना लिया, खेती शुरू कर दी और मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। ये सिर्फ जीवन शैली का बदलाव नहीं था, पूरी सभ्यता की नींव थी। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व बात करते हैं सिंधु घाटी की, जो असल में दुनिया का पहला शानदार शहरीकरण था। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि जब दुनिया के बाकी हिस्से बस किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में एकदम ग्रिड सिस्टम वाली सीधी सड़कें थीं, पकी हुई ईंटें और ऐसी कमाल की अंडरग्राउंड ड्रेनेज व्यवस्था जो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इसे और करीब से समझने के लिए मोहनजोदड़ो के इस ग्रेट बात को ही देख लीजिए। पानी को रिसने से रोकने के लिए इसकी दीवारों पर बिटुमेन का जो लेप लगाया गया था ना, वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो उनकी समझदारी का बेहतरीन सबूत देता है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी जबरदस्त और वेल ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई? कोई साफ सुराग नहीं मिला। ये इतिहास के सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्यों में से एक है। इस पतन के पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आर्यों का आक्रमण हुआ, हालांकि ये काफी डिबेटेड है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हकरा घग्घर नदियां सूख गईं। और हाँ, भयानक भूकंप या टेक्टोनिक शिफ्ट को भी खारिज नहीं किया जा सकता, जिसने शायद इन बस्तियों को तबाह कर दिया। खैर, सिंधु घाटी के ढहने के बाद जो नया सवेरा हुआ, उसे हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जहां इंसान की सोच और समाज का नजरिया एक नई दिशा में मुड़ गया। 1500 ईसा पूर्व ये वो समय माना जाता है जब इंडो आर्यंस सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि में आए। वो अपने साथ सिर्फ एक नई भाषा ही नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नया कल्चरल सिस्टम भी लेकर आए थे। और यही वो समय था जब ऋग्वेद का संकलन हुआ। पूरा फोकस अब सिर्फ व्यापार या शहरों की बसावट से हटकर जीवन के गहरे फलसफों और आध्यात्मिक जड़ों की तरफ आ गया। इसी दौर ने भारतीय दर्शन की वो नींव रखी जो आज भी मौजूद है। अब सीधे जंप करते हैं उस दौर में जिसे पूरे गर्व के साथ भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त काल। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और सत्ता सब अपने चरम पर थे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कह दिया था। उनकी आक्रामक रणनीतियों ने उत्तर भारत के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को समेटकर एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन इस दौर की सबसे खास बात सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जहां शकों को हरा रहे थे, वहीं उनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न बेहतरीन साहित्य रच रहे थे। वराहमिहिर विज्ञान में नए झंडे गाड़ रहे थे और चीनी यात्री फाहियान के लेख हमें बताते हैं कि ये समाज कितना शांत और खुशहाल था। इनकी वैज्ञानिक तरक्की का सबसे शानदार नमूना है मेहरौली का ये लौह स्तंभ। जरा सोचिए, सदियों से ये लोहे का खंभा खुले आसमान के नीचे खड़ा है।
हर मौसम की मार झेल चुका है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये कोई मामूली धातु विज्ञान नहीं है। और जब बात सोने के युग की हो रही है, तो गुप्त राजाओं द्वारा जारी इन सोने के सिक्कों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें दीनार कहा जाता था। इन पर उकेरे गए शानदार डिजाइन सिर्फ कला नहीं थे, ये उस दौर की बेहिसाब दौलत और उनके पावरफुल ग्लोबल ट्रेड की पूरी कहानी बयां करते हैं। चलिए अब उत्तर भारत से सीधा रुख करते हैं दक्षिण की तरफ। एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसकी नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पार तक टिकी थीं। चोल साम्राज्य, एक बेजोड़ नौसैनिक महाशक्ति। इस छोटी सी लिस्ट को देखिए, ये उनकी बढ़ती ताकत का एकदम सटीक विजुअल है। राजराज प्रथम ने जहां तंजौर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया, वहीं उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने पूरा श्रीलंका जीता और इंडोनेशिया के सुमात्रा तक जाकर वहां के श्री विजय साम्राज्य को हरा दिया। अब सबसे मजेदार और सीखने वाली बात सुनिए। बाहर से ये एक विशाल और आक्रामक सेना थी, लेकिन अंदर से इनका प्रशासन बेहद लोकतांत्रिक था। उर और सभा नाम की गांव की कमिटियां इतनी स्वतंत्र थीं कि इन्हें आज के मॉडर्न पंचायती राज का एकदम शुरुआती और परफेक्ट मॉडल कहा जा सकता है। उनकी नेवी का सच में कोई तोड़ नहीं था। समंदर के सारे अहम ट्रेड रूट्स पर उनका ही राज चलता था। मालदीव से लेकर इंडोनेशिया तक चोल साम्राज्य का सिक्का था, और इसी समुद्री पकड़ ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक बना दिया था। तो अंत में ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। सिंधु घाटी की शानदार अर्बन प्लानिंग से लेकर गुप्तकाल के विज्ञान और चोलों के बेहतरीन लोकल प्रशासन तक, इन प्राचीन साम्राज्यों के उठने और गिरने से आज का मॉडर्न समाज क्या सीख सकता है। ये सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।